नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक रियल लाइफ स्टोरी है और बहुत रोमांचक स्टोरी है कि किस तरह से एक आदमी ने इतनी बड़ी एक जायदाद इकट्ठी करी बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट नुस्खों से। ये आज हम बात करेंगे। ऐसी एक कहानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट तकदीर बदल सकता है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो एक पहले मैं बात करूंगा एक दो और रिसर्च बैकग्राउंड की। ये कहानी का एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च शेयर करना चाहूंगा। तो एक अमेरिका में फंड था, सीजीएम फोकस फंड। सीजीएम फोकस फंड बहुत अच्छा फंड था। अ, और 2009 में एंड होने वाले दशक में, 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जो 2009 में एंड हुए, उस दशक में इस फंड ने 18% रिटर्न दिया हर साल। तो 18% रिटर्न साल दर साल ये फंड दे रहा था, तो बहुत उम्दा फंड था। एवरेज जो उसके कॉम्पिटिटर फंड थे, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो थे अमेरिका में, वो 3% कम थे औसतन उस फंड से। ये टॉप परफॉर्मिंग फंड था वो 10 साल के बेसिस पे। तो 18% ये फंड दे रहा था, 15% उसके कॉम्पिटिटर्स दे रहे थे। फिर रिसर्चर्स ने जाके कहा चलो देखते हैं इस फंड के यूनिट होल्डर्स ने कितना पैसा बनाया। फंड ने तो पैसा बनाया, तो ओवरऑल औसतन ये फंड 18% देता रहा। बट जो एक्चुअल कस्टमर थे, वो कभी आए कभी निकले, उन्होंने कितना पैसा बनाया। और जब उन्होंने ये देखा, ये इसके डीप डेप्थ में गए और उसका देखा रिटर्न कस्टमर्स का, तो बिल्कुल वो हक्के बक्के रह गए। क्यों? क्योंकि वो फंड जो होल्डर्स थे, जो कस्टमर्स थे, उन्होंने -11% बनाया। तो फंड जो 18% दे रहा था 10 साल के लिए, साल दर साल 18% वो रिटर्न दे रहा था। मतलब आपका पैसा लगभग आप सोचिए, अगर 72 का आंकड़ा लेते हैं तो पैसा 6 से 7 गुना हो गया था 10 साल में। उस फंड में औसतन इन्वेस्टर ने -11% बनाया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट में हाहाकार मचता है, दौड़ के निकल जाते हैं मार्केट से। और जब सब कहते हैं कि ये मार्केट तो बहुत चल गया और ये मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देगा, देखिए पिछले कुछ महीने साल में इसने इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है, डबल हो गया एक साल में, अगले 6 महीने में फिर डबल होगा। ऐसे टाइम पे हम जाके पैसा डाल देते हैं। तो क्लासिकली हमें क्या सिखाया जाता है कि बाय लो एंड सेल हाई। तो कम कीमत पे खरीदिए और जब कीमत बढ़ जाए तब बेचिए। बट एक्चुअल इन्वेस्टर इमोशंस के बिल्कुल काबू में आके क्या हो जाता है, ग्रीड और फियर हमारे पास रहता है। भय भय और लालच के बीच में आके इन्वेस्टर जब फंड गिरने लग गया तब जाके बेच देते हैं, और फंड जब चढ़ जाता है, चरम सीमा पे आ जाता है, तब जाके खरीद लेते हैं। और हर बारी यही साइकिल चलती रही उस फंड में। ये डॉट कॉम का टाइम था, 9/11 का टाइम था, और कुछ चीजें होती रही विश्व भर में। उस टाइम में 1999 से लेकर 2009 में जब फंड ने 18% दिए, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने 15% रिटर्न दिए। इस फंड ने हम इस फंड के जो निवेशक थे, उन्होंने -11% बनाया। क्यों? क्योंकि सेल लो और बाय हाई कर रहे थे वो, विपरीत उसका जो हमें करना चाहिए। और ये नहीं है कि जानबूझ के कर रहे थे, उस टाइम पे वो जस्टिफाइड लगता है। अब मार्केट्स गिरे तो सब यही पूछते हैं क्या सब पैसा निकाल के साइड में बैठ जाऊं, ये मार्केट अब गिरते ही रहेंगे। मार्केट बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं घर पे लोन लेके सब कुछ मार्केट में डाल देता हूँ और 2 महीने में डबल हो जाएगा मेरा पैसा। तो ये मार्केट की फितरत है कि इस तरह से ग्रीड और फियर के बीच में कस्टमर्स रहते हैं। एक और आपको एग्जांपल दूंगा। अब ये तो एक फंड का एग्जांपल था, आप कह सकते हैं कि और डीप
जाना चाहिए, समझना चाहिए क्या हुआ। 40 साल की रिसर्च है। एक कंपनी है डेलबार करके, DALBAR करके, जो डेलबार स्टडी निकलती है हर साल। जो आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, उन्होंने शायद मेरी कई दशकों पहले की प्रेजेंटेशंस देखी होंगी। मैं इस पे काफी प्रेजेंट करता था। तो डेलबार ने क्या देखा कि औसतन म्यूचुअल फंड मार्केट से कम रिटर्न देता है। तो एक दशक में अगर अमेरिकन मार्केट 11% प्रति साल रिटर्न दे रहा है, औसतन म्यूचुअल फंड आपको 2 से 3% उससे कम देगा रिटर्न, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल जाता है सीधा। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जब शुरू करता है साल -2 से शुरू करता है, जो एक्सपेंस रेशियो होगा म्यूचुअल फंड का। तो मार्केट दे रहा था 11%, म्यूचुअल फंड दे रहा था 8%, ले लीजिए। कस्टमर क्या बना रहा था? उन्होंने कस्टमर फोलियो स्टडी किए तो देखा कस्टमर तो 4% बना रहा था। क्यों? क्योंकि कस्टमर पैनिक कर जाता है जब मार्केट्स गिरावट में आते हैं। उल्टा उस टाइम सेल में ज्यादा खरीदना चाहिए, लोड अप करना चाहिए। और जब मार्केट ऊपर होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जब पूरा मीडिया में हाहाकार होता है कि बहुत अच्छा टाइम है, ये मार्केट डबल हो रहा है, मार्केट ट्रिपल हो रहा है, उस टाइम पे पैसा लगा देते हैं। तो ये एक सिग्नल रहता है कि आम निवेशक के लिए कि आप धैर्य रखिए, और अगर आप बने रहे मार्केट में, इस इमोशंस को अगर आप काबू कर लें, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो बहुत बढ़ जाएगा। तीसरी बात क्या है? अब भारत में क्या हो रहा है, पिछले साल तक हर महीने 4 लाख नए डीमैट अकाउंट खुलते थे। इस साल 26 लाख अकाउंट खुल रहे हैं महीने दर महीने। उल्टा सेविंग अकाउंट का खुलना इतना तेज नहीं है। सेविंग अकाउंट का खुलना कम हुआ, बट हम देख रहे हैं डीमैट अकाउंट लोग खोल रहे हैं। बहुत कारण है, आईपीओ में बहुत पैसा बन रहा था, सब्सक्रिप्शन आ रही थी, आईपीओ गेन्स के लिए अकाउंट खुल रहे हैं, और ट्रेडिंग के लिए भी खुल रहे हैं। और ट्रेडिंग पे मैं एक वीडियो पूरा करूंगा, शायद एक सीरीज भी करेंगे ट्रेडिंग पे। बट ओवरऑल मैं क्या कहना चाहूंगा, आपके पास अब टेक्निकल इंडिकेटर्स बड़े आसानी से उपलब्ध हैं। काफी फ्री पैकेज भी देते हैं ब्रोकर्स, जिसमें आप टेक्निकल्स देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग से 9/10 लोगों को हानि होती है। 95% निवेशक को ट्रेडिंग में हानि होती है। केवल 5% निवेशक एक पॉजिटिव रिटर्न बना पाते हैं बड़े टाइम के लिए। 1 साल के लिए आप सोच लीजिए, थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए सब लोग का पैसा बनता है, बट ज्यादातर ट्रेडिंग में जो ऑड्स हैं वो आपके खिलाफ है। तो ट्रेडिंग का बिल्कुल आपको ये सोच के जाना है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लियाकत है, उसमें आप अपना ट्रेनिंग लेके अच्छी तरह से कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉलो करके आप ट्रेडिंग करें, या किसी की एडवाइजरी लेके करें, तो शायद पैसे बनेंगे। बट अदरवाइज खुद अगर आप उतर रहे हैं मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बिना ट्रेनिंग के लिए, जस्ट टिप्स पे और टीवी पे देख के, तो उसमें पैसे नहीं बनते हैं। आम निवेशक के 95% लोगों के पैसे गवा के वो जाते हैं, क्योंकि आप खेल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ जो 24 घंटे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनके पास बड़े बड़े एल्गोस हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, और जो पूरी दुनिया का अपना एक जो जो लेसन्स हैं, जो एजुकेशन है, वो लेके आते हैं। उसके साथ आप अगर जूझ पड़े उनके साथ, तो जीत किसकी होगी? बहुत मुश्किल हो जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को डिफीट करना, क्योंकि और उनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। स्टॉप लॉस वो लेके चलते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। हम उल्टा जो स्टॉक गिर जाता है उसको कहते हैं मैं तो लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, और उसको हमेशा के लिए रख लेते हैं चाहे वो कहीं जाए ना। वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो फॉलो करता है डिसिप्लिन, वो प्रोफेशनल है, वो ट्रेंड है, और उसके पास संसाधन भी बहुत है। उसके पास क्रंचिंग पावर है, उसके पास एल्गोस हैं, क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं। उसके सामने आप जब जाके ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब कह के एक कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है रॉबर्ट कर्बी की।
रॉबर्ट कर्बी एक विख्यात इन्वेस्टर रहे हैं अमेरिका में। उन्होंने, आप सबने सुना है, किताब भी निकली थी भारत में, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, इस टर्म का पहली बारी जो प्रयोग हुआ और उपयोग हुआ वो था रॉबर्ट कर्बी से। उन्होंने 1984 में इस टर्म को फर्स्ट कॉइन किया, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या है? जैसे हम घर में कुछ सामान, कुछ कीमती सामान या पैसे हम एक गुल्लक में या बुगनी में रख देंगे साइड में, या माएँ दादियाँ अक्सर ऐसे किचन में किसी डब्बे के अंदर पैसे रखेंगी अपनी बचत से, और वो आड़े वक्त में वो काम आता था। तो ये कॉफी कैन भी ऐसे अमेरिका में होता था कि भाई कॉफी कैन में पैसे रख के दबा दिया कहीं, या किसी ऐसी अज्ञात जगह में रख दिया कि बुरे वक्त में ये काम आएगा हमारे। तो और लंबी अवधि के लिए रखते थे। तो इन्होंने 1984 में ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग शुरू किया। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको थोड़ा और सिखाऊंगा कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग फिलॉसफी क्या है। हमारे ये सौरभ मुखर्जी बहुत इसको फॉलो करते हैं, किताब भी लिखी है उन्होंने, जरूर पढ़ें, देखें उनकी फिलॉसफी। बट क्या कहानी मैं सुनाना चाह रहा हूँ, तो रॉबर्ट कर्बी उसके अहम किरदार हैं, बट वो नायक नहीं है इसके। नायक हैं एक लॉयर। एक लॉयर थे, उनकी पत्नी थी। तो पत्नी के नाम में उन्होंने कर्बी से एक एडवाइजरी ली। एडवाइजरी सर्विसेज देते थे, कर्बी बोलते थे कब खरीदें कब बेचें, इस तरह से। तो माफ करिए। तो लॉयर ने उनसे वो सर्विस ली हुई थी। तो पत्नी को कर्बी भेजते थे भाई कि अब आप ये स्टॉक खरीदिए, और जब प्रॉफिट आ गया तब बोलते थे ये स्टॉक बेचिए, अब ये वाला खरीदना है। इस तरह से काम चल रहा था, 10 साल तक चलता रहा। 10 साल के बाद वो जो हस्बैंड थे, बड़े विख्यात लॉयर थे एक, उनका दुर्भाग्यवश स्वर्गवास हो गया। उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। अब सब क्रियाक्रम करने के बाद पत्नी ने उनका जो सेफ था, ऑफिस में सेफ खोला और देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। उस टाइम स्टॉक सर्टिफिकेट होते थे, डीमैट तो नहीं चालू हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं थे, तो फिजिकल स्टॉक सर्टिफिकेट्स थे। उन्होंने देखा कि हस्बैंड के नाम में बहुत सारे स्टॉक सर्टिफिकेट्स हैं। फिर वो कर्बी के पास गई, बोला देखिए आपसे हम सर्विस लेते थे, और ये मेरी स्टेटमेंट है जो आपके स्टॉक्स हैं, और ये मेरे स्टॉक्स हैं, और ये मेरे हस्बैंड के वॉल्ट से निकले हैं। मुझे पता नहीं कब उन्होंने खरीदे, किस मंशा से खरीदे, उनके नाम में हैं ये स्टॉक्स। जरा आप देखें और मेरी हेल्प करें कि मेरे नाम में इनको ट्रांसफर कर लें या बेचें, आप बताइए। कर्बी ने बोला ठीक है, छोड़ जाइए, मैं देखता हूँ। वीकेंड को कर्बी बैठे, देखा एक स्टॉक, दूसरा स्टॉक, बोले ये तो मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है। फिर उन्होंने डेट वाइज सारे स्टॉक लगाते गए। अब डेट वाइज लगाए, सामने वाइफ की भी स्टेटमेंट थी, देखा तो हूबहू जो भी कर्बी कहते थे कि आप ये वाला स्टॉक खरीदिए, वो हस्बैंड खरीदते जा रहे थे। तो हंसे कर्बी के, देखे मेरे से एक सर्विस के पैसे देके ये तो 2 सर्विस ले रहे थे, बट चलो ठीक है, मेरे तो पैसे बन गए। फिर उन्होंने देखा कि वाइफ के पोर्टफोलियो में तो काफी स्टॉक नहीं थे। फिर उनको ख्याल आया, अच्छा इनमें से काफी तो मैंने बेच दिए थे, ये तो होल्ड करके बैठे हैं। फिर ख्याल आया कि वो हस्बैंड क्या कर रहे थे, $5,000 जब भी कर्बी कहते थे ये स्टॉक खरीद लो, वो $5,000 उस स्टॉक में डाल देते थे, और फिर उसको अपने वॉल्ट के अंदर, सेफ डिपॉजिट जो उनका था, तिजोरी थी, तिजोरी के अंदर बंद करके रख देते थे। तो कभी उन्होंने बेचा नहीं। 10 साल तक जो भी कर्बी ने बोला खरीदो, वो $5,000 हर स्टॉक में डाल देते थे और खरीद के बैठ जाते थे। वाइल उनकी जो वाइफ थी, वो कर्बी जैसे कहते थे, पहले खरीदो फिर बेचो, खरीदो बेचो, वो डिलिजेंटली फॉलो कर रही थी। फिर कर्बी ने बोला चलो आज देखते हैं, अनुमान लगाते हैं क्या कीमत है इस पोर्टफोलियो की। तो देखा काफी स्टॉक ऐसे थे जो $5,000 खरीदा, आज के दिन में उनका
वैल्यू $100 हो गया, $200 हो गया। कुछ कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी, कुछ $2000 से नीचे था। काफी ऐसे स्टॉक थे जो कि उस टाइम तक खराब हो गए थे। बोला हो, अफसोस हुआ कि मैंने तो बोला था सेल करने को, बेचा नहीं इन्होंने टाइम पे। फिर देखा 10 ऐसे स्टॉक थे जो $5000 का $1,00,000 बन गया था। तो 20 गुना बढ़ गए थे। 10 ऐसे स्टॉक थे। बड़े खुश हुए कर्बी, और अचंभित भी हुए क्योंकि वो तो निकल जाते थे कर्बी, इतना लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड करवा रहे थे। फिर उन्होंने देखा एक स्टॉक निकला $5000। बोला अच्छा ये तो कंपनी खरीद ली थी किसी और ने। अच्छा, देखा वो स्टॉक $5000 का, आप मानिए $8,00,000 बन गया था। 160 गुना, 160 बैगर। $5000 $8,00,000 हो गया था। और वो एक 8,00,000 का जो स्टॉक था, वो मैडम का जितना पोर्टफोलियो था उससे ज्यादा था। वो एक स्टॉक, वो जो 1,00,000 के जो 10 थे वो तो छोड़ ही दीजिए, वो 8,00,000 का जो एक स्टॉक था वो मैडम की कुल जमा पूंजी से ज्यादा था। तो कर्बी ने जो भी बाय सेल कराया उससे ज्यादा रिटर्न इस एक स्टॉक ने दे दी थी। ये स्टॉक क्या था हम सब जानना चाहेंगे। ये स्टॉक था, एक कंपनी थी हेलॉइड, HALOID, हेलॉइड करके कंपनी थी, जो फिर जीरोक्स में तब्दील हो गई थी। जो जीरोक्स आपको याद है, ये अपना फोटोकॉपिंग मशीन बनाते थे, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कंपनी आप कहते हैं। और इतना, जैसे डालडा हम कहते थे, तेल को डालडा कहते थे, तो अगर आपको जीरोक्स निकालना है तो आप बोलते जीरोक्स लेके आ जाओ। फोटोकॉपिंग को हम कहते थे जरा जीरोक्स लेके आ जाओ। जीरोक्स कंपनी थी वो। टेक्निकल वर्ड है फोटोकॉपी बनाना या कॉपी बनाना, बट हम कहते थे इसको जीरोक्स कर लो। अभी भी हम जीरोक्स ही बोलते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी, $5000 10 साल में 160 गुना हो गए थे। तो अचंभित हो गए कर्बी, और इन्होंने ये 2000 में आर्टिकल लिखा फिर जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किसी दिन ये पूरा आर्टिकल के संदर्भ में भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। बहुत लर्निंग्स हैं। बट ये आज कल मैं आलोक जोशी जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था, और ये मैंने एग्जाम्पल दिया, तो मैंने बोला आज सवेरे मुझे ख्याल आया कि ये करता हूँ। और फिर काफी लोग लिख रहे थे कि आप हिंदी में ही बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोलिए। तो आज पहले इंग्लिश में वो पहला वीडियो मैंने बनाया, और अब हिंदी में आपके लिए बना रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फर्क होगा बोलने का, क्योंकि स्क्रिप्ट से मैं बोलता नहीं, एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, सीधा सादा बोलता हूँ, बिल्कुल दिमाग से। तो लर्निंग क्या थी? लर्निंग यही थी कि जो ट्रेडिंग करते हैं, पैसा बनाना मुश्किल है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर कमीशन लगता है, STT लगता है, एक्सचेंज का लगता है। टाइमिंग की कोशिश करते हैं, टाइमिंग नहीं बनता है। ये आपको 40 साल की रिसर्च बताई मैंने, डेलबार की। ये CGM फंड का एग्जाम्पल दिया, जहाँ एक्चुअल फंड में ये रिसर्च की गई। और जेसन ज्वाइग करके एक बहुत प्रख्यात लेखक हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी वो लिखते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके कॉलम लिखते हैं वो। बहुत अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर भी हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करके मैं बहुत फॉर्चुनेट था। मैंने 2 बच्चों को हार्वर्ड में पढ़ाई कराई। तो हार्वर्ड बहुत महंगा यूनिवर्सिटी है, विश्व का बहुत विख्यात यूनिवर्सिटी है। तो आप खुश हो जाएंगे, अच्छा चलो भाई जेसन, तुमने ऑप्शन ट्रेडिंग करके 2 बच्चों की पढ़ाई करवा ली हार्वर्ड में। नीचे लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो बच्चे मेरे नहीं थे, वो मेरे ब्रोकर के बच्चे थे। तो कहने की क्या बात है, मतलब हंसी मजाक में वो कह रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैंने इतने कमीशन दिए, मेरे ब्रोकर के बच्चे तो हार्वर्ड में पढ़ गए, मेरे बच्चों का पता नहीं। तो अब कर्बी के एग्जाम्पल से और लॉयर के एग्जाम्पल से हमें क्या सीख लेनी है? और ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा। जब मैंने सिटी बैंक में काम करना शुरू किया 1990 में, यहीं मुंबई में हमने शुरू किया। एक कंपनी थी सिटी बैंक की, टेक्नोलॉजी कंपनी थी, उसके शेयर हम सबको दिए गए। और तब इतने पैसे होते नहीं थे,
बहुत जूनियर लोग थे, हम नया नया काम शुरू किया था, फादर से लोन लेके वो शेयर खरीदे और बढ़ते बढ़ते वो शेयर बोनस हुआ, कुछ हुआ कुछ हुआ। आज के दिन में वो शेयर अगर आपने होल्ड किया होता 1990-91 का, 80 पैसे आपकी कॉस्ट होती उस शेयर की, और आज के दिन में वो शेयर 4,600 भी दिखा चुका है, अभी 4,000 के करीब है, ये रिसेंट करेक्शन के बाद 4,600 लीजिए। तो 5,000 गुना वो शेयर 30 साल में बढ़ गया। ऐसा रिटर्न पाना बहुत मुश्किल है। वो शेयर कौन सा था, आप सब जानना चाहेंगे। वो शेयर है सिटी कॉप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता था, सिटी बैंक का सब्सिडरी, फिर आईफ्लेक्स बना जब लिस्टिंग हुई उसकी, फिर ओरेकल ने उसको खरीद लिया, तो अब ओएफएसएस के नाम से प्रचलित है ये शेयर। डिविडेंड भी आता है इसका तगड़ा। तो अगर आपने 80 पैसे का वो शेयर खरीदा हुआ है, 100 से 160 रुपए आपको सालाना डिविडेंड ही मिल जाता है। तो कई गुना आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का आपको डिविडेंड के तौर पे मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ओरेकल खरीदिए, मेरे पास ओरेकल है, इसलिए आपको बिल्कुल यही सोचिए कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है आपको बताने में, और ये कहानी फिर से नहीं होगी। 4,500 से वो 5,000 गुना आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदिए, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं ना, एक ही ये नहीं, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो आज के दिन में मेरी कॉस्ट प्राइस इतनी कम है कि उसका डिविडेंड जो वो सालाना मुझे दे देते हैं, डिविडेंड उस कॉस्ट से ज्यादा है, क्योंकि बाय एंड होल्ड किया है। तो आपको मैं बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि बाय एंड होल्ड नहीं चलता है। जैसे जापानी मार्केट सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो 1979 1990 का जो मार्केट था, और जब क्रैश हुआ जापानी मार्केट, वो 30 साल बाद भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। नैस्डैक जब 2000 में क्रैश होता है तो 16 साल तक नैस्डैक उस लेवल पे नहीं पहुंचा। तो बाय एंड होल्ड के खिलाफ आप काफी ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, हमें पॉजिटिव रहना है, ये चलता है, ये बनता है। तो एक्शन प्लान क्या करना है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ज्यादा पैसा मत लगाइए, क्योंकि मैं लंबी अवधि के लिए बोल रहा हूं। आपको एक छोटा सा अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का निकालिए, 10,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 10 लाख हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं उसको नहीं देखूंगा 10 साल, मुझे जरूरत नहीं है, वो अमाउंट आप निकालिए। सोचिए 10,000 निकालें, इस 10,000 रुपए में आप 10 क्वालिटी कंपनियां खरीदिए। क्वालिटी मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, आपको कॉन्स्ट्रेंट दे रहा हूं सारे। प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, एनएससी 100 या बीएससी 100 में होनी चाहिए, तो टॉप 100 कंपनीज में होनी चाहिए। एक ही बिजनेस हाउस से दो कंपनियां नहीं खरीदेंगे आप। तो अगर फलाने बिजनेस हाउस की ये दो कंपनियां मुझे पसंद है, नहीं, एक बिजनेस हाउस से नहीं होने चाहिए, तो मैनेजमेंट अलग अलग होनी चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग, और मार्केट लीडर होनी चाहिए, टॉप 1 या 2 अपने सेक्टर की होनी चाहिए कंपनी। तो आसान हो जाता है हमारे लिए। और 10 के 10 डिफरेंट सेक्टर्स, ये आप कर सकते हैं। चलिए, अगर एक बैंक के साथ एक एनबीएफसी लेनी है, ठीक है, या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी खरीदनी है उसी बिजनेस हाउस की, वो आप कर सकते हैं। बट 10 सेक्टर्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंडस्ट्रियल, आईटी, फार्मा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, पेंट्स, ऐसे करके आप 10 सेक्टर ले लीजिए। कॉन्ग्लोमरेट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, टेलीकॉम हो गया, 10 सेक्टर्स आप लीजिए, चुनिंदा 10 कंपनियां, प्रॉफिट मेकिंग, टॉप 1 या 2 होने चाहिए, और टॉप 100 में हो, इनको आप खरीद लीजिए। और 10वां हिस्सा ही, सो इक्वल अमाउंट, 10,000 अगर आप लगा रहे हैं, 1,000 10 कंपनियां खरीद लीजिए। इसको आप 10 साल तक नहीं छूना है। ये एक्सपेरिमेंट हम आज शुरू कर रहे हैं, 10 साल तक मत छूइए, इसको अलग रखिए अपने पोर्टफोलियो में, कि ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के नाम हमने ये पैसा चढ़ाया। 10 साल बाद देखिए क्या
अमेजिंग रिटर्न होता है और क्या आपके हाथ में आता है। ये चांस दीजिए अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए, और 10 साल ही क्यों, इसको 20 साल, 30 साल, 40 साल चलते जाने दीजिए और कंपाउंड होने दीजिए। ये एक नुस्खा है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों ने जरूर लिखा इंग्लिश वीडियो में स्टॉक भी बताइए। स्टॉक मैं नहीं बताता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स की मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स का बाय सेल नहीं बोलता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। बट एफएमसीजी में आप देखिए, जो टॉप एक दो कंपनियां उनमें से चूज कर लीजिए। केमिकल्स में ये कुछ मुश्किल नहीं है। मनी कंट्रोल वगैरह कहीं भी आप जाइए और उनके जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं सबके, निफ्टी फार्मा देखिए, उसमें कंपनियां सारी लिस्टेड हैं। सो सबसे बड़ी एक दो उसमें से जो भी आपको पसंद हो, और ये देख लीजिए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, इतना ही कॉन्स्ट्रेंट है। 10 साल तक होल्ड करिए, देखते हैं। जिंदगी रही तो हर साल हम इसको जरूर रिविजिट भी करेंगे, और जिंदगी रही तो 10 साल बाद इसका एक स्टडी बना के भी इसको हम दिखाएंगे आप सबके साथ। तो मैं भी आज 10 कंपनियां खरीदूंगा आपके साथ ही, तो देखते हैं कैसे ये चलता है। तो ऐसे ही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वॉरेन बफेट की बहुत कहानियां हैं। टाइम टाइम पे मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी सीख सके। बट यही है कि बने रहिए। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, जो एड चलता था मोटरसाइकिल का, वही है इन्वेस्टमेंट का भी, कि स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत आभार। प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर बारी अलर्ट मिल जाए जब नए वीडियो आएंगे तो। और बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और वीडियो इस तरह के लाऊंगा। इस तरह की कहानियां बहुत कम लोग शेयर करते हैं। सब लोग अपनी सर्विसेज ही बेचने में लगे हुए हैं। आपको, मुझे कुछ बेचना नहीं है आपको। जस्ट अगर आप कुछ सीख ले लें और किसी के पैसे बन जाएं इससे, तो मेरी को लगेगा कि चलो मेरा ये मेहनत सफल हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं।